लेकिन जिस लेवल पे जा करके हॉस्टल में घुस करके उनको मारा गया, ये तो निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए था। राजनीतिक पार्टियों को कोई ईमान नहीं होता है। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज़ चैनल। आज हम अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक समाज सेवी और राजनीति के अच्छे जानकार बैठे हुए हैं, रविंद्र राजभर जी। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि चैनल में ज्वाइन करने के लिए। मेरी तरफ से आपको और आपके दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम। आज का जो बातचीत का सिलसिला है, एक चर्चा, एक मुद्दा है, वर्तमान राजनीति की स्थिति क्या है। ये जो राजनीति है उस पर युवाओं का क्या असर पड़ रहा है और हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है, आने वाला समय राजनीति का कैसा होगा, काफ़ी इन चर्चा आज हम करेंगे इन सभी मुद्दों पे। तो सर, आप अंबेडकर नगर में काफ़ी समाज सेवा भी किए हैं और राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी हो गई, सपा बसपा हो गया, इन सब जो चुनाव इस समय लड़ रहे हैं, जनता इन लोगों को किस आधार पर अब की बार वोट करेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो आप अच्छी तरह समझते ही हैं कि अभी तक जो राजनीति हो रही है वो पूरी तरीके से जातिवाद, धर्मवाद के ऊपर राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि युवा काफ़ी जागरूक हैं और वो बार बार अपने मुद्दों पे बात करने के लिए कह रहे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो आपसी भाईचारे का मुद्दा हो। चीज़ें थोड़ी सी तो परिवर्तित हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चेंज हो गया है, एकदम बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि अब धीरे धीरे मुद्दों की राजनीति होने लग गई है। लोग अपने जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने लग गए हैं। तो नो डाउट युवा, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो राजनीति को बहुत सकारात्मक पहलू से देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे युवा आ रहे हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। लेकिन जो एक प्रथा चली आई है एकदम से जातवाद की राजनीति लेकर, धर्मवाद की राजनीति लेकर के, एकदम से तो खत्म नहीं होगी, थोड़ा समय तो लगेगा ही। समय लगेगा। तो आप मतलब युवा जागरूक हो रहा है, इसका ये वजह तो नहीं कि बीजेपी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है हर जगह, तो इस कारण से तो नहीं कि बीजेपी से त्रस्त आकर अब जो आज का चुनाव होगा बदलाव की उम्मीद देखने को मिलेगी इस पे? नहीं, देखिए, महंगाई एक मुद्दा तो है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासन में ही महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो कांग्रेस शासन में भी महंगाई थी और महंगाई के मुद्दे पे ही बहुत आपने देखा होगा, जब कांग्रेस शासन चल रहा था तो उस समय बीजेपी ने हर तरह से महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत मजबूती के साथ मीडिया के माध्यम से देश को बताया कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो एक अलग मुद्दा है। युवाओं को जागरूक होने का सिर्फ कारण शिक्षा है। जो हमारे सामाजिक ताना बाना है उसमें जब से एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, शिक्षा को, लोग स्कूल जाने लग गए हैं, शिक्षा के ऊपर काम हुआ है, लोग पढ़ने लिखने लग गए हैं। देखिए, जब समाज शिक्षित होगा, पढ़ेगा, तो वो सवाल करेगा और वो अपने जो अधिकार हैं उसके ऊपर बात करेगा और अपने अधिकार को लेने के लिए जितना हो सकेगा वो लड़ाई भी करेगा उसको पाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा की देन है कि आज राजनीति के अंदर जो परिवर्तन हम लोग देखने को पा रहे हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब लाइफ में मैंने पहली बार वोट किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं हुआ करते थे, कम मुद्दे हुआ करते थे और टीवी, मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह, जो ये सोशल मीडिया का उस समय ट्रेंड नहीं था, तो उससे बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को भी नहीं होती थी। लेकिन ये होता था भाई, उस समय बीजेपी, कांग्रेस और यही कुछ गिनी चुनी पार्टियाँ होती थी जिनको हमको वोट करना होता था। तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी जागरूकता है। अब काफ़ी जागरूकता है। अच्छा, ट्विटर पे एक महासंग्राम होता रहता है। आज जब से चुनाव का वो सीज़न चला है, जान लीजिए ट्विटर पे तो बौछार हो गया है कमेंट का। बीजेपी और सपा एक दूसरे को आरोप लगाती है सुरक्षा और शिक्षा को लेकर कि हम सुरक्षा शिक्षा ज़्यादा देते हैं, इनके शासन में सुरक्षा शिक्षा नहीं थी। आपको क्या लगता है, या आप जिन युवा से लोगों से मिले हैं उनके दृष्टिकोण से क्या लगता है, किस शासन में ज़्यादा बेहतर शिक्षा और सुरक्षा को देखा गया है? देखिए, समय के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अपराध पहले नहीं होते थे या पहले मतलब ऐसी गतिविधियां नहीं होती थी जिससे समाज का हनन हो या अपराध ना होते हो। मतलब अपराध तब भी थे, अब भी थे, अब भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन तब में और अब में जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि पहले अपराध करके अपराधी आसानी से छुप जाता था, लेकिन आज जागरूकता होने की वजह से, सोशल मीडिया होने की वजह से, अगर मेन स्ट्रीम का पत्रकार उस अपराध को नहीं दिखा रहा है तो हमारे यूट्यूबर जो होते हैं, जो आप जैसे न्यूज़ चैनल के लोग होते हैं, जो युवा हैं, जो आज
समाज के अंदर बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो लोग सच्चाई दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले भी अपराध होते थे, अब भी अपराध होते हैं, लेकिन पहले अपराधी बच जाता था लेकिन अपराधी बचता नहीं है अब अपराधी बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस माने वर्तमान सरकार की ये भी एक कामयाबी है कि अपराधियों को सही जगह दंड जरूर मिलता है कहीं ना कहीं है। देखिए मैं सरकार के तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है इस शासनकाल में काफ़ी अपराधियों के ऊपर इनकाउंटर भी हुआ है और भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो शासन काफ़ी सख्त रहा है सुरक्षा को लेकर, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सही है? देखिए मैं सरकार का, देखिए इसमें चुनाव का माहौल चल रहा है और मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार ने, ये सही है कि सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है अपराधियों के प्रति, जो कि होना चाहिए, हर सरकार को अपनाना चाहिए। अपराधी चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात धर्म मजहब का हो, अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस सरकार ने बहुत बड़ा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन मैं जो सही बताना चाहूँगा कि पहले में और अब में फ़र्क आया है। आज अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। एक जो हैबिचुअल होते हैं, जो जिनको करना ही होता है, जो अपने एक होता है ना कि ईगो हर्ट करके वो अपराध कर लेते हैं, वो अलग बात, तत्कालिक जो अपराध हो जाता है। लेकिन अब देखा मैंने कि प्लानिंग करके लोग एक बार अपराध करने से डरते हैं, ये मैंने देखा, ये परिवर्तन हुआ है कुछ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। आप चूँकि निष्पक्ष होकर एकदम बोल रहे हैं, किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर की जनता बसपा, सपा या बीजेपी में सबसे ज़्यादा रुख इस समय लहर किसकी चल रही है यहाँ की जनता? देखिए जो मेरा मानना है, अम्बेडकर नगर की जनता तो बहुत कंफ्यूज है इसमें। कंफ्यूज इसलिए है कि उन्होंने जो इस बार देखा है कि राजनीति के अंदर जो इन्होंने देखा ना कि सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर जाना का मतलब ये हो गया कि इस आज से पिछली बार जो चुनाव हो रहा था वो पार्टियों का चुनाव था, जैसे सपा, बसपा, बीजेपी, ये सारी पार्टियां आपस में लड़ रही थी। लेकिन अब पार्टियां मुझे यहाँ अम्बेडकर नगर में कम लड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पे लोग अपने शासन के लिए, अपने राज को कायम करने के लिए, विधायक बनने के लिए लोगों ने पार्टी, मतलब हर स्तर पार कर लिया। जैसे बहुत सारे नेताओं को बसपा ने अपने पार्टी से निकाला। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर आप वास्तव में जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमको वरिष्ठ नेता कहेंगे, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, सॉरी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं सोसाइटी के अंदर, जो पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से विधायक सब बन रहे हैं, उनको, मेरा ये मानना है अपना कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था और बिल्कुल युवाओं को मौका देना चाहिए था। और युवाओं में ऐसा नहीं कि युवाओं में सिर्फ अपने बच्चों को, भाई राजनीति का मतलब आप 20 साल से किसी जात विशेष का आप राजनीति कर रहे हैं और उस जात विशेष की राजनीति करके आप लगातार विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और जब उस पार्टी ने आपको निकाल दिया तो जनता देख रही है, जनता अच्छे से समझ रही है। अब देखिए समय इसमें जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फलां पार्टी का, सपा की लहर है या बीजेपी की लहर है या बसपा की लहर है। लहर कुछ नहीं, आज आम वोटर जो है, जैसे मैं भी एक वोटर हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जो अम्बेडकर नगर के लिए मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप देखिए पिछली बार जो पिछले 25 साल की राजनीति में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सपा की बुराई करी है, आज वो सपा पार्टी में जाकर के उनके हितैषी हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो सत्ता का लालच है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना क्या उचित होगा? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं होगा। जो राजनीति सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, मैं पहले भी एक बार आपसे इस पर चर्चा कर चुका हूं कि जो इस तरह की राजनीति होती है उनको नहीं चुनना चाहिए। हमेशा राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए उसका फायदा क्या होता है कि आप देखेंगे कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस, हर बार मतलब कंटिन्यू 10 साल कोई नहीं रहता है। उसका फायदा क्या मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विधायक हैं, अगर आप परिवर्तित करते रहेंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो आपके लिए काम करें। लगातार आप ये देख कर कि हमारी जाति का विधायक है, हमारे समाज के विधायक है, हमारे लिए काम करेगा, अपने हित के लिए करेंगे, तो बाकी जो जनता है, अन्य समाज के लोग जो हैं, अन्य बिरादरी के जो, वो ठगा सा महसूस करते हैं, पीछे महसूस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा सुनने में आता है, जैसा आपने परिवर्तन की बात कही कि परिवर्तित होने चाहिए पार्टी, तो ये भी सुनने में आता है कि अगर केंद्र और राज्य की सरकार दोनों एक ही पार्टी के हों तो विकास और तेज होता है। आप इस पर कितना हामी भरते हैं कि क्या सही है क्या नहीं? देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, अभी जब बात आती है केंद्र की सरकार और अपने राज्य की सरकार एक होनी चाहिए, तो पिछले 5 सालों से हमने देखा ही है कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है। ये कहने की मुझे वो नहीं है ज़रूरत कि जनता क्या कह रही है, जनता क्यों परेशान है।
लोगों की क्या ओपिनियन है, लोग यही चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो और होना भी चाहिए परिवर्तन। और मुझे लगता है पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा हो जिससे हम ये माने कि जो केंद्र में सरकार है वही पार्टी यहाँ पे भी आनी चाहिए, क्योंकि 2 साल तो हमारा कोरोना ने खा लिया। जी जी। अब एक ये बहुत बड़ा बहाना नेताओं के पास हो गया है कि कोरोना काल में तो सब डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को बहुत मतलब अपने जात या किसी विशेष लोगों के किन्हीं विशेष लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। और मेरा ये मैं इसको नहीं मानता हूँ कि केंद्र में जो सरकार है वो यही होना चाहिए। केंद्र सरकार दूसरी भी हो तो राज्य में दूसरी है तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसका परिवर्तन का असर आपको क्या दिल्ली में दिखा? क्योंकि मैंने सुना था आप दिल्ली भी गए थे, तो उस वहाँ की सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, तो दिल्ली में परिवर्तन तो देखा है हमने, ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। और एकदम से सारी चीज़ें हो नहीं सकती है, क्योंकि जो जहाँ तक आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि बहुत सारे पावर जो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। वो हमारी राजधानी है, राजधानी में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, राज्य सरकार का भी रहता है। तो अभी तो बहुत सारा परिवर्तन होना है, अभी तो चल रहा है प्रोसेस में, देखिए। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा है 6 महीने के अंतराल पे बीजेपी सरकार का जो रुख रहा है काफ़ी सख्त रहा है, या यूँ कहें कि उनकी छवि इस 6 महीने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फीकी नज़र आई है। अगर देखा जाए, हम ये मुद्दा ले लें इलाहाबाद का, जो छात्रों के हॉस्टल में घुस के मारा गया, या ये हिजाब का मामला ले लिया गया जाए, या और ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं वर्तमान सरकार के राज्य में ही कई सारे अपराध देखने को मिले, जिसका विपक्ष ने काफ़ी लाभ भी उठाया है, उसका मुद्दा उठाया है। तो इन सभी चीज़ों पे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या जो इलाहाबाद में घटना घटी है उससे क्या युवा इस बार अपना वोट कहीं और देने का प्रयास करेंगे कि इसी सरकार को फिर से चुनेंगे, या कैसे क्या? देखिए, जो इलाहाबाद में घटना हुई वो तो बहुत ही दुखद घटना थी और मैं इसका ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विद्यार्थी अगर किन्हीं मांगों को लेकर के पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। जब अन्य गवर्नमेंट थी उसमें भी जो छात्र थे अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इधर जिस तरीके से हॉस्टल में जाके मारा है उस पर तो वो तो बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ा अपराध मानता हूँ मैं इस चीज़ को। क्योंकि जिस विद्यार्थी, मान लीजिए चलिए कुछ विद्यार्थियों ने कहाँ अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, कुछ गलत किया विद्यार्थियों ने, कुछ युवाओं ने गलत किया, तो कम से कम ये पता होना चाहिए क्या वही लोग हॉस्टल में जा कर के वही लोग थे। अब हुआ क्या कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे, जो घर से पढ़ने के लिए गए हुए, इलाहाबाद जनरली बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो नेतागिरी करते हैं, छात्र नेता होते हैं वहाँ पे। लेकिन जिस लेवल पे जा कर के हॉस्टल में घुस करके उनको मारा गया, ये तो निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए था। रही बात हिजाब की कि देखिए आज देश में हो क्या रहा है, ये इस समय का सबसे दुखद पहलू है कि जहाँ शिक्षा पे बात होनी चाहिए, जहाँ रोजगार पे बात होना चाहिए, जहाँ हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना चाहिए, एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, वहाँ जो पिछले कई सालों से जो हक हमें संविधान ने दिया है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे स्कूल्स के बने हुए हैं, मेरा ये मानना है वो सबको पालन करना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। हाँ, जो रूल्स रेगुलेशंस बने, ऐसा जैसे अब सिख है, आप देखिए जब यही सिख, हमारे देश के सिख जब विदेशों में जाते हैं, कई जगह उनके पगड़ी के ऊपर उसके ऊपर कमेंट होता है, तो उस समय हमें कैसा लगता है? भाई सिख हमारे देश के सबसे मजबूत कड़ी है, जिन्होंने हमारे देश की बहुत पहले भी रक्षा करी है और आज भी देखिए खालसा ऐड वगैरह करके ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है तो बिना जाति धर्म मजहब देखे जा करके वो अपनी सेवा भाव करते हैं। मैं अभी दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने कई मेरे मित्र भी हैं जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ गया, मैं गुरुद्वारे में भी गया, मैं और मेरी वाइफ गए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखी। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि धार्मिक आस्था पे किसी के ठेस नहीं होना चाहिए। जो भी रूल्स बनने चाहिए वो एक ऐसे हो कि भाई देखिए हिजाब से मतलब जो एक फूहड़पंथी होती है, जो दिखावा होता है, जी। उससे तो बेहतर है हमारे समाज में भी आप गुरुद्वारे में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, देखिए हमारी बहन बेटियां सिर पे पल्लू कर लेती हैं, हमारी माताएं पल्लू करती हैं, चुन्नी कर लेती हैं, ठीक है, पूरा ढक लेती हैं। क्यों?
ठीक है, तो ये हमको समझना होगा। अभी ये मुद्दा नहीं है कि हिजाब पहन के जाना है कि नहीं जाना है, और अभी जो मुद्दा होना चाहिए तो विकास के ऊपर होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे तो बहुत सारे आडंबर हम अपने आप छोड़ देंगे, अगर वो आडंबर होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि सपा ने भरपूर इसका फ़ायदा, सपा हो या कांग्रेस हो, इसका भरपूर लाभ उठाया हो। उन्होंने हिजाब या जो छात्रों को हॉस्टल में इस तरह की जो घटना घटी हैं या जो भी क्राइम हुए हैं, तो उनका बड़ा लाभ उठाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सपा सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं, या सपा सरकार इस बार इन मुद्दों का फ़ायदा उठा रही है, जनता सरकार को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, हर सरकार में, चाहे सपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका विपक्ष का तो काम यही है। विपक्ष का तो काम यही है कि बात का पतंगड़ बनाना, है ना। एक होता है विपक्ष का काम होता है कि भाई सही तरीके से उसको बात को रखना। एक्चुअली हुआ क्या है कि इधर सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी उल्टी पुल्टी खबरें लगाई जाती हैं, सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, जिसकी वजह से लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, है ना, कि एकदम उनके दिमाग में बैठ गया है कि मैं, जबकि होता क्या है, आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियों को कोई ईमान नहीं होता है, है ना। आज वो सपा को गाली दे रहे हैं, पता लगा कल सपा के साथ गठबंधन कर लिया। इस चुनाव में ये देखा गया है जी। जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां पहले बीजेपी के साथ थीं, वो अब सपा के साथ चली गई हैं। इनका कोई ईमान नहीं रह गया, इनकी कोई सोच, कोई विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई है। इसी में तो जनता और कंफ्यूज हो जाती है। तो उसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपने राजनीति में जुड़े हैं, रहे, तो एक आम आदमी को अपना वोट कैसे वो सही व्यक्ति तक पहुंचा पाए, चुन पाए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो सम्मानित जनता है, सबसे अनुरोध करूंगा कि वो जिस दिन उनके एरिया में वोट हो, पूरे देश में, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है, तो मतदान करने जरूर जाए। ठीक है, ये ना करे, क्योंकि ये हमारा मतदान ही इस देश की कायाकल्प कर सकता है, इस देश को बदल सकता है। तो वोट दें विकास के मुद्दे को, वोट दें। जैसे मैं भी जब वोट करने जाऊंगा, जब मैं वोट डालूंगा, तो मैं एक ऐसा प्रत्याशी चुनूंगा, ऐसी पार्टी के बारे में ऐसा पार्टी को सेलेक्ट करूंगा जो वास्तव में हमारे बेसिक मुद्दों को लेकर के काम कर रही है। जात, धर्म, मजहब के ऊपर तो मैं वोट नहीं करूंगा। और ना ही मैं सामान्य जनता से अनुरोध करूंगा कि जब वो वोट डालने जाएगा, हमारे यहाँ 3 मार्च को है अम्बेडकर नगर में, 3 मार्च को जब वो वोट डालने जाएं आप सभी, तो जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष को नहीं, पूरे देश को सामने रख करके जो आपको लगता है कि देश, ये पार्टी का अगर सरकार बनेगी तो हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे विधानसभा का विकास करेगा, उसी को वोट करें। तो बहुत ज़्यादा इस पर हमको वो करने की जरूरत नहीं है। जनता को सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहिए। विकास ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप चुनाव आयोग की बात कर लें, थोड़ा इसके बारे में बात कर लें कि जब ये हुआ कि अब चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग गई, तो फिर कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग से वो मांग की कि प्रचार करने के लिए। उस समय कोरोना था और विश्वविद्यालय या विद्यालय सारे बंद थे, पर कहीं ना कहीं नेताओं को देखा गया कि बिना मास्क के ऐसे ही रैलियां कर रहे हैं, और कोरोना खतरा है, विद्यालय भी बंद है, पर ये रैलियां जारी हैं। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इन्हीं का चुनाव आयोग पे क्या कोई दबाव बनाया गया है कि क्या है? कि उसने परमिशन एक तो दिया, और परमिशन मिलने के बाद भी कोरोना काल के में जो विद्यालय बंद है, विश्वविद्यालय बंद है, तो वहाँ पे प्रचार के लिए एक मास्क नहीं लगाया गया, और जो एक डिस्टेंस बनाया जाता है वो नहीं रहा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव में इतना डूब गए हैं राजनेता कि वो इस सारी चीज़ों को भूल गए हैं कि नहीं? देखिए, अभी तो फिर भी वैक्सीनेशन हो चुका है काफ़ी लोगों का। दुख तो होता है जब लास्ट चुनाव हुआ था जिला क्षेत्र पंचायत का, हमारे यहाँ पे जो जिला पंचायती का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बिहार का चुनाव हुआ था, बंगाल का चुनाव हुआ था, उस समय तो एकदम चरम पे था। जब ये नेता तब नहीं माने तो आप क्या मानेंगे? तो इसमें तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि यही सब हमको देखना है, जो हमारे वोटर्स हैं, और चुनाव आयोग को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और जो मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए किया सर, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से या और माध्यम से सपा ने काफ़ी विरोध किया है, और काफ़ी एप्लीकेशन उन्होंने दिया है कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो
क्या चुनाव आयोग एक दबा हुआ है, या इसके बारे में जानना चाह रहा था कि वर्तमान सरकार का क्या प्रभाव चुनाव आयोग पर भी दिख रहा है, ये मैं जानना चाह रहा नहीं देखिए, मेरा जो मानना है, देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एकदम ईमानदारी से चुनाव करा रहा है। ये हर विपक्ष पार्टी को लगता है कि दब रहा है ये। हाँ, अब मान लो सपा का होता है या केंद्र में कांग्रेस सरकार होती है तो बीजेपी वालों को लगता है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के उसमें काम कर रहा है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो मानना है कि और जनता का भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग, ये चाहते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से होना, निष्पक्ष होना चाहिए। और चुनाव आयोग एक बहुत जिम्मेदार आयोग है और वो जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी के दबाव में काम करेगा, और दबाव में करना भी नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक ये जो फैला रही हैं मीडिया के थ्रू, तो जनता पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जनता का वोट डाइवर्ट हो सकता है इस छोटे मुद्दे से? मज़ेदार बात यह है कि हम लोग जो महसूस कर रहे हैं इतने सालों से, जनता को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। जनता को करना वही जो उसने सोच रखा है। और जो अभी कुछ युवा पीढ़ी जो आई है आगे, वो चाहती है कि सब सिस्टम में हो। अभी देखिए, मैं कल का एक छोटा सा हादसा बताऊँ मैं, परिवर्तन क्या हो रहा है। जैसे हम सभी पत्रकार साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, परिवर्तन, मैं थोड़ा सा लीक से हट जा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कल मैं, और इसमें 2 मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, एकदम से दिमाग में आ गया कि परिवर्तन, जैसे आज हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है, कि यार मुस्लिम ये मुस्लिम समूह। कल शाम की बात है, मैं अपने हम अकबरपुर में बैठे हुए हैं और सजादपुर मार्केट में अपनी वाइफ के साथ हम लोग गए थे, बाइक से गया था मैं। जैसे हम अपनी ओवरब्रिज पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। एक आनंद चौधरी शायद नाम था आनंद सिंह नाम था उनका। वो बाइक से थे, वो गिर गए थे, उनके सिर पे काफ़ी चोट लग गई थी, है ना। ब्लड बहुत, मतलब इस मतलब सड़क पे ब्लड फैला हुआ था, खून फैला हुआ था। और हमने बाइक साइड में करी, भीड़ थी तो देखा, मैं मैडम गए तो वहाँ पे देखा कि मोस्टली लोग, उनको दर्द हो रहा है, वो दर्द से करा रहे हैं, लेकिन किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई लोगों को मैंने देखा फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कई लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये हुआ भाई, इसको किसी भी तरीके से, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किसी की गाड़ी रुकवा करके या कोई 3 व्हीलर ऑटो करके इनको वहाँ पहुँचाया जाए। तो जब ये बात हुई, जब हम लोग गए तो एकदम से तैयार हुए, तो उनकी हुआ, हाँ, एक गाड़ी रुकवाई गई, ऑटो रुकवाया गया, उसमें उनको रखवाया गया। रखवाने के बाद ये हुआ कि इनके साथ कौन जाएगा। तो इसमें मैडम बैठ गई। मैडम ने कहा मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप बैठ जाओ उनके साथ में। और मैंने कहा आप क्या भाई, वो हैवी थे तो अकेले मैडम तो उनको नहीं संभाल पाती। तो उसमें मैंने देखा 2 मुस्लिम लड़के, कि मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने नाम पूछा ना कुछ। 2 मुस्लिम लड़के आए आगे, वो जिम करके आ रहे थे, एक्सरसाइज करके आ रहे थे। वो बैठे, उनको ले गए हॉस्पिटल में, ले जा करके वहाँ पे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। हम भी थे। जब उनकी फैमिली के लोग आ गए तब वो लड़के सब वहाँ से गए। तो वो मुस्लिम लड़के थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात ही खत्म हो गई, इंसानियत सामने आ गई। दूसरा मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि शायद आनंद जी ने, शायद, क्योंकि मैं देखा नहीं, हेलमेट हो सकता निकल भी गया हो हेलमेट, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। अगर हेलमेट लगा रखा होता तो शायद सिर में चोट नहीं आती, उनका शायद कंधे पे फ्रैक्चर आ गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई जाती है। अब उस समय मेरा मन किया कि मैं उनका एक छोटा सा वीडियो बना लूं और ये मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में। फिर मैं लगा उनको वो दर्द से करा रहे हैं, उनके सामने हम वीडियो बनाए, मैसेज दें, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए ये बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है हमारा, और आप आपस में भाईचारा बनाते हुए देश हित में हम लोग अब की बार 3 मार्च को प्रदेश हित में, अपने ज़िले के हित में, अपने विधानसभा के हित में हमको वोट करना है। और जात पात मजहब धर्म के ऊपर उठ करके एक परिवर्तन की राजनीति नजर आनी चाहिए। और इसके बाद 10 मार्च को किसी की भी सरकार बने, हमको उसको स्वीकार करना होगा। और हम अब तक जो होता आया, हम आने वाले समय में जो सरकारें बनेंगी उनसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर और गरीबी उन्मूलन के ऊपर वो काम करेंगे, ना कि सिर्फ अपने बिरादरी, अपने जात और धर्म और अपने लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ आपसे बातें, जानकारी मिली हम लोगों को। रविंदर जी, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि रविंदर जी ने कहा कि इस बार का जो चुनाव होना चाहिए वो परिवर्तन के दृष्टिकोण से होना चाहिए। आम जनमानस को, जो आम जनता है, हमारे युवा वर्ग हैं, वो ना जाति ना किसी और धर्म के बारे में ना सोचकर एक इंसानियत की राह पर और देश
विकास के बारे में आगे बढ़े, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के अपना कीमती वोट दें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी का राइजिंग इंडिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।